हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और सुनाइए, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं ना? देखिए, हमारे सेल के 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा सेल का लास्ट लेक्चर है, 6th लेक्चर। इसमें सेल पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट कर दिया है मैंने। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो, सेल की डिस्कवरी पोर्शन हो, सब कुछ टोटल कंप्लीट है। आप इसके बाद, ये पूरा पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट उठाइएगा और क्वेश्चंस लगा के देखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से लग जाएंगे। ओके। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। आज देखते हैं हम आज क्या क्या पढ़ेंगे सेल के लेक्चर में। देखिए, सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे। देन न्यूक्लियस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिन्यूक्लिएट हैं, बाई न्यूक्लिएट हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हैं, ये सब हम देखेंगे। ओके। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है, ये सब देखेंगे। ओके। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें न्यूक्लियस में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके न्यूक्लियस से यहीं से ही लग जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम और क्रोमेटिन एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी समझाऊंगी मैं। एक ही स्ट्रक्चर है, मतलब क्रोमेटिन जो है वही कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है। अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, ये भी हम देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वेरी वेरी आईएमपी। आप अच्छी तरीके से यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल एनिमल का फीचर है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। सेंट्रोसोम को हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। ये भी अच्छी तरीके से देखेंगे। ओके। आगे देखिए, फिर उसके बाद फाइनली हम देखेंगे माइक्रोबॉडीज, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा सेल का। इसके बाद हमारा सेल फिनिश हो जाएगा। बस इतना ही आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। छोटा ही होगा या आज का लेक्चर, लेकिन सारी ही चीज़ें कवर हो चुकी हैं। देखिए, 4th लेक्चर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड तो हो गई थी बट अपलोड नहीं हो पाई है, तो 4th लेक्चर मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपको 4th लेक्चर भी आज ही मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए। ओके, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। देखिए, न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जब सेल की स्टार्टिंग करी थी तभी मैंने बताया था कि सेल की डिस्कवरी, डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। वहीं पर ही मैंने बताया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल की न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। और देखिए, न्यूक्लियस को क्योंकि कैरियन भी कहते हैं, इसलिए न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी भी कहते हैं। कैरियोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें पता है न्यूक्लियस हमारा कैसा है, मतलब यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगर हम प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस की बात करें तो वो कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है। बट यहाँ पे हम जो न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं? यूकेरियोटिक न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। तो ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है। ये रही इसकी इनर मेम्ब्रेन और ये रही इसकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पढ़ चुके हैं हम आगे। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर प्रेजेंट होते हैं क्या? राइबोसोम्स। ओके। आगे देखिए, न्यूक्लियस में जो फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, वेरी वेरी आईएमपी। आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस है। कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस है।
मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। ओके, और इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जिससे ही आगे चल के बनेगा क्रोमोसोम। ओके, अब देखिए इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं इन्हें। बीच बीच में पोर्स दिखाई देते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियर पोर, जिससे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो सके, जो भी अंदर से बाहर चीज़ें जाने वाली हों, बाहर से अंदर चीज़ें आने वाली हों, उनका ट्रांसपोर्ट हो सके, इसलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इज इट क्लियर? आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अब। देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस अब्सेंट भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि न्यूक्लियस सभी जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। कोई कोई सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट भी होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस, मैंने बताया प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होंगे। और उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब देखिए यूकेरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। अभी हमने देखा कि डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ओके, न्यूक्लियस यूकेरियोटिक कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है। आगे देखिए, न्यूक्लियस में भी अब्सेंट भी हो सकता है। एनिमल्स में न्यूक्लियस कहाँ अब्सेंट होता है, इन मैच्योर आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स अगर मैच्योर हो जाती हैं तो उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाता है। ओके, प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स में कहाँ न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो सीव सेल एंड सीव ट्यूब सेल, इन दोनों ही सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। आगे देखिए, स्ट्रक्चर देखते हैं हम न्यूक्लियस का। यहां पे देखिए ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। अच्छा एक चीज बताइए, न्यूक्लियस के अलावा और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जो डबल मेम्ब्रेनस है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। तीन चीजें ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में ही हमारा क्लोरोप्लास्ट आएगा। ये सब क्या है, डबल मेम्ब्रेनस हैं, दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड हैं। अगर मैं कहूँ ए मेम्ब्रेनस जिस पे मेम्ब्रेन सराउंड है ही नहीं, वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। ओके, आगे देखिए, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम न्यूक्लियस का। ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, आउटर एक्सटेंशन देख ही लिया है हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक चीज यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है आपको, जो इसकी मेम्ब्रेन से लगी हुई एक प्रोटीन होती है रेड कलर से जो मैंने बनाई है, उसे कहते हैं लैमिन प्रोटीन। वेरी वेरी आईएमपी, लैमिन प्रोटीन। और ये क्या है, लैमिन प्रोटीन एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ओके, अब देखिए एनसीईआरटी में एक चीज दी गई है कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो होते ही होते हैं, बाकी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीजें प्रेजेंट हैं, दैट इज न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, क्रोमेटिन। ओके, तो देखिए न्यूक्लियोलस कैसा है, ए मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, ये देखिए। और इसकी डिस्कवरी किसने करी, न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी फोंटाना ने करी। ओके, इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, देखिए अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिन्यूक्लिएट हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बाईन्यूक्लिएट हैं और कौन कौन से मल्टीन्यूक्लिएट हैं। तो यूनिन्यूक्लिएट मोस्ट कॉमन है, यूनिन्यूक्लिएट कॉमन है। एनिमल में भी यूनिन्यूक्लिएट सेल पाई जाती हैं, एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और प्लांट्स में भी ज़्यादातर एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। बट हमें ये देखना है कि एनिमल में कैसा न्यूक्लियस होता है और प्लांट्स में कैसा न्यूक्लियस होता है। तो एनिमल्स में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने ये बनाई है एनिमल सेल, दिस इज एनिमल सेल।
एनिमल सेल में देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वैक्यूल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हमारा न्यूक्लियस कहाँ है? न्यूक्लियस सेंटर में है, सेंटर में है ना। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा न्यूक्लियस है? सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंटर में प्रेजेंट होता है। और अगर हम कहें प्लांट सेल में न्यूक्लियस कैसा है? प्लांट सेल में देखिए, एक प्लांट सेल मैंने ये बना दी। प्लांट सेल में देखिए इसका जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो वैक्यूल 90% वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई वैक्यूल ही कर लेता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज वैक्यूल, है ना। तो अब न्यूक्लियस को तो बीच में जगह मिलेगी नहीं, और न्यूक्लियस आ गया हमारा पेरीफेरी पे, किसका? प्लांट सेल का। इसलिए प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा न्यूक्लियस होता है? पेरीफेरल न्यूक्लियस होता है। ओके, आगे देखिए, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन समझ में आ गई। प्लांट में, एनिमल्स में, मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है? यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। बट अगर हम कहें बाई न्यूक्लिएट कंडीशन किस में होती है? बाई न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है पैरामीशियम में। पैरामीशियम के बारे में आप जानते होंगे, प्रोटोजोआ फाइलम का एक एनिमल है पैरामीशियम, जिसे स्लीपर एनिमल भी, क्यूल भी कहते हैं। देखिए इसकी जो बॉडी होती है वो स्लीपर के आकार की होती है, चप्पल के आकार की होती है, ठीक है। इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वन इज माइक्रोन्यूक्लियस एंड अदर इज मैक्रोन्यूक्लियस। एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है और एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है। ओके, किसमें? पैरामीशियम में। जो इसका माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब राउंड होता है, डिप्लॉइड होता है। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो हमेशा डिप्लॉइड ही शो करेगा, और इसका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन में। माइक्रोन्यूक्लियस स्फेरिकल है, डिप्लॉइड है और रिप्रोडक्टिव फंक्शन है इसका। बट मैक्रोन्यूक्लियस किडनी शेप है, पॉलीप्लॉइड ही शो करता है और वेजिटेटिव फंक्शन है इसका। देखिए यहाँ पे पैरामीशियम में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो किडनी शेप है ये क्या है? हमारा मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस। और ये जो स्फेरिकल है ये क्या है? माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस कैसा है? डिप्लॉइड। मैक्रोन्यूक्लियस कैसा है? पॉलीप्लॉइडी शो करेगा मैक्रोन्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन में कौन पार्ट लेगा? माइक्रोन्यूक्लियस। वेजिटेटिव फंक्शन मैक्रोन्यूक्लियस। ओके, आ जाइए आप मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन देखते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब है कि एक ही सेल है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसे मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। यहां पे देखिए किस किस में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। देखिए अगर एनिमल्स में इस तरह की कंडीशन पाई जाती है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो एनिमल्स में इसे सिंसाइशियल कंडीशन कहते हैं, बट प्लांट्स में इसे सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनिमल्स में सिंसाइशियल कंडीशन कहते हैं मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को, और ये एनिमल्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ध्यान रखिएगा कि स्केलेटल मसल, जहाँ भी स्केलेटल मसल है वहां पे क्या प्रेजेंट है? सिंसाइशियल सेल्स प्रेजेंट हैं, सिंसाइशियल होती हैं ये मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। और एस्कैरिस, एस्कैरिस के बारे में आप पढ़ेंगे फाइलम एस्केलमेंथीज में। एस्कैरिस की ये है एस्कैरिस। एस्कैरिस का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखा, यहाँ पे देखिए ये एस्कैरिस की एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे, देखिए। तो ये मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है एस्कैरिस के अंदर। एस्कैरिस क्या है? एक एनिमल है, इसलिए इसे सिंसाइशियल एपिडर्मिस कहते हैं इसकी एपिडर्मिस को, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पर प्रेजेंट होती है। आगे देखिए, अगर प्लांट्स में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है तो उसे सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। और आपको याद रखना है कोकोनट मिल्क मल्टीन्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं कोकोनट मिल्क में। वाउकेरिया एल्गी, वाउकेरिया एक एल्गी है, ये है वाउकेरिया एल्गी, देखिए इसमें ये देखिए मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है वाउकेरिया एल्गी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब न्यूक्लियस में जैसा कि मैंने बताया, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने करी?
न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने करी? फोंटाना ने। और न्यूक्लियोलस है कैसा? नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। कौन? न्यूक्लियोलस। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर mRNA, tRNA, ये सब तो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, बट आरआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, आरआरएनए इज अ राइबोसोमल आरएनए। आगे देखिए क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर, एक तो न्यूक्लियोलस था और दूसरा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बिखरे हुए थे सब में, वो क्या थे? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की डिस्कवरी किसने करी? फ्लेमिंग ने करी। क्रोमेटिन है क्या? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन है क्या? क्रोमेटिन हुए या क्रोमोसोम हुए, ये क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। किससे मिलकर बना है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना है। न्यूक्लिक एसिड भी, डीएनए आरएनए दोनों टाइप की न्यूक्लिक एसिड पाई जाती हैं यहाँ पे, डीएनए भी आरएनए भी। और प्रोटीन कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए और आरएनए लिपट लिपट के बना लेते हैं क्या? क्रोमेटिन। ओके, आगे देखिए। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम क्या है फाइनली देखिए, एक मिनट रुकिए। देखिए क्रोमोसोम, अभी हमने देखा कि क्रोमेटिन किससे मिलकर बने हैं? क्रोमेटिन किससे मिलकर बने हैं? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन। दिस इज डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना ये, डीएनए, और ये आरएनए है, और ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आरएनए आपस में लिपट के कैसी संरचना बना लेंगे? एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें बीच बीच में क्या फंसा हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन। और किनारे किनारे कौन इसे घेरे हुए हैं? हिस्टोन प्रोटीन को, डीएनए और आरएनए। ओके, ये कैसी संरचना दिखाई देती है? एक मोती की माला जैसी संरचना दिखाई दे जाती है, इसे ही कहते हैं क्रोमेटिन। अब यही क्रोमेटिन जब कंडेंस्ड हो जाता है तो ये डेंस स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम और कुछ नहीं है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन ही है। अगर हम कहें क्रोमेटिन या क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हैं, तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, तीनों चीजें दोनों में ही पाई जाती हैं, क्रोमेटिन में भी, क्रोमोसोम में भी। क्रोमेटिन ही तो कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बना रहा है ना। देखिए, अब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का जो स्टार्ट करेंगे लेक्चर, इसके बाद उसमें समझाएंगे ये सारी फेज। अभी आप ये ध्यान रख लीजिए बस कि क्रोमेटिन हमें कौन सी फेज में दिखाई देगा? इंटरफेज, प्रोफेज, टीलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, टीलोफेज। बट क्रोमोसोम, ये जो डेंस स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम केवल दो फेज में हमें दिखाई देता है, मेटाफेज एंड एनाफेज। वेरी वेरी आईएमपी कि हमें क्रोमोसोम कौन सी फेजेस में दिखाई देता है, तो मेटाफेज एंड एनाफेज। ओके, आइए अब देखिए ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम में ये क्या है? दो क्रोमेटिड्स हैं। क्या बना दिए? टू क्रोमेटिड्स। बीच में क्या है? सेंट्रोमियर। एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट होता है, और सेंट्रोमियर को ही क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बीच में जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। अब देखिए काइनेटोकोर क्या है? इसके सेंट्रोमियर को दोनों तरफ से सराउंड किए होता है काइनेटोकोर। कौन सराउंड करता है? काइनेटोकोर। तो इस काइनेटोकोर से ही क्या निकले हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनाने का भी काम, स्पिंडल फाइबर इसी से ही अटैच्ड होते हैं, किससे? काइनेटोकोर से। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? आगे देखिए, काइनेटोकोर इज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर अराउंड सेंट्रोमियर फ्रॉम विच स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड। स्पिंडल फाइबर इसी से अटैच्ड होते हैं और इसको खींचने का काम करते हैं, क्रोमोसोम को अलग अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है मैंने, लोमासोम। लोमासोम क्या होता है, कोई बता सकता है?
लोमासोम देखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है लोमासोम। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लोमासोम। इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखिएगा लोमासोम के बारे में। आगे देखिए, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसके बीच में सेंट्रोमियर है, और क्रोमोसोम में ऊपर के साइड प्रेजेंट होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हमें ये तो पता है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर को कहते हैं, बट कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है कि ऊपर के साइड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, और इसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर डीएनए जो होता है, इसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, इसीलिए इस क्रोमोसोम को सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर भी सैटेलाइट डीएनए वाला सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगा उसे सैटेलाइट क्रोमोसोम कहेंगे, और इसे ही सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है सेंट्रोमियर, वो तो स्टेनिंग है, इसका स्टेन किया जा सकता है, डाई करके कलर किया जा सकता है, बट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज नॉन स्टेनिंग। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को स्टेन नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम देख लेते हैं। ये है एक क्रोमोसोम, यह है दूसरा क्रोमोसोम, और बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। हमें यह बात अच्छी तरीके से पता है कि हमारे अंदर प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है, मीन्स 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से एक पेयर हमारे फादर से आया है, एक पेयर हमारे मदर से आया है। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम मान लीजिए हमारे फादर से आया है, एक मदर से आया है, तो इन दोनों क्रोमोसोम्स को क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, बट किसका है, ये फादर का है, ये मदर का है, ये आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ रेप्लिकेशन। जब मैं सेल साइकिल पढ़ाऊंगी तो उसमें एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए डबल हो जाता है। एक क्रोमोसोम में यहाँ पे एक ही डीएनए है, एक ही डीएनए है, यहाँ पे भी एक ही डीएनए है, बट रेप्लिकेशन करके, क्रोमोसोम से रेप्लिकेशन करके यहाँ पे क्या बना लेंगे, डीएनए की 2 कॉपी बना लेंगे। डीएनए डबल हो गया, बट क्रोमोसोम एक ही है। इस वाले क्रोमोसोम ने डीएनए तो डबल कर लिया, बट क्रोमोसोम एक ही है। इस वाले भी क्रोमोसोम ने रेप्लिकेशन के बाद डीएनए डबल कर लिया, बट क्रोमोसोम एक ही है। ठीक है, तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, रेप्लिकेशन के बाद डीएनए डबल हो जाते हैं। ठीक है, तभी ये सिंगल क्रोमेटिड से यहाँ पे डबल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बन जाता है। अब देखिए, ये आपस में जो क्रोमेटिड्स हैं इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये इस क्रोमोसोम में जो आपस में क्रोमेटिड्स हैं इन्हें क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, देखिए मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंट्रल में होगा। देखिए सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंट्रल में है। अब सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंट्रल में होगा तो इसके आर्म्स 2 इक्वल आर्म्स होंगे। दोनों आर्म्स कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये क्या है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। पूछा जाता है कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बताइए कि इसमें आर्म्स कैसे होते हैं, तो इक्वल आर्म्स होते हैं। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से, यहां सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर है, बट सेंट्रोमियर कहाँ है, यहां बना है, तो थोड़ा सा दूर बना है सेंटर से सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट आर्म बन जाएगी और एक लॉन्ग आर्म बन जाएगी। जो शॉर्ट आर्म है उसे पी कहते हैं और जो लॉन्ग आर्म है उसे क्यू कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक समझ में आ गया आपको, बीचों बीच में सेंट्रोमियर होना चाहिए। सब मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा सा दूर होना चाहिए सेंट्रोमियर, तो वो सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन से होते हैं, जहां पर सेंट्रोमियर नियर टर्मिनल, टर्मिनल से थोड़ा सा पास, टर्मिनल के थोड़ा सा पास सेंट्रोमियर पहुंच जाता है। इससे यहां पे सेंट्रोमियर पहुंच गया, टर्मिनल के बिल्कुल पास।
ठीक है, तो इसका एक आर्म तो बहुत ही छोटा बन जाता है, वेरी शॉर्ट आर्म, बट एक आर्म बहुत ही लंबा बन जाता है, वेरी लॉन्ग आर्म। तो ये इस टाइप का क्रोमोसोम क्या कहलाता है? एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर नियर टर्मिनल। टीलोसेंट्रिक देखिए, टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर होता ही टर्मिनल पे है, दो आर्म नहीं बनेंगी इसमें, बिल्कुल टर्मिनल पे जाकर सेंट्रोमियर बैठ गया है और यहाँ पे केवल एक आर्म बनेगी, ठीक है, तो वो क्या है? टीलोसेंट्रिक। आगे देखिए, टी से याद रख सकते हैं आप, टर्मिनल, बिल्कुल टर्मिनल पे होगा सेंट्रोमियर, टीलोसेंट्रिक। आगे देखिए, ये एनाफेज में मैं पढ़ाऊंगी कि इसकी जो शेप बनती है वो कैसी हो जाती है। एनाफेज में वी शेप का क्रोमोसोम बना लेता है, और ये जो सब मेटासेंट्रिक है एल शेप, एक्रोसेंट्रिक जे शेप, टीलोसेंट्रिक आई शेप बना लेता है एनाफेज में, सेल साइकिल के, सेल डिवीजन के। आगे देखिए, यहां से भी समझ सकते हैं आप, टीलोसेंट्रिक में देखिए बिल्कुल टर्मिनल पे क्या बैठ गया जाकर? सेंट्रोमियर। तो ये क्या है? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। आगे देखिए, एक्रोसेंट्रिक क्या बताया मैंने? टर्मिनल से थोड़ी सी पास, टर्मिनल से थोड़ी सी पास सेंट्रोमियर आ गया, तो एक तो बहुत छोटी आर्म है और एक बहुत लंबी आर्म बन जाएगी, एक्रोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ी सी दूर पहुंच गया सेंट्रोमियर, और मेटासेंट्रिक में बिल्कुल मिडिल में सेंट्रोमियर होगा मेटासेंट्रिक में, जिससे 2 इक्वल आर्म्स बनेंगी। अब देखिए, हमारा क्रोमोसोम फिनिश हो गया, न्यूक्लियस फिनिश कर लिया है हमने, क्रोमोसोम फिनिश कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या डिप्लोसोम। सेंट्रोसोम को डिप्लोसोम क्यों कहते हैं? सेंट्रोसोम को डिप्लोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सेंट्रोसोम में 2 टाइप के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने करी? बावेरी ने करी। सेंट्रोसोम इज ए फीचर ऑफ ओनली एनिमल सेल, नॉट फॉर प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता सेंट्रोसोम, केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसलिए एनिमल सेल में जो माइटोसिस होती है उसे सेंट्रिक माइटोसिस कहते हैं, बट प्लांट सेल में जो माइटोसिस होती है उसे एसेंट्रिक माइटोसिस कहते हैं। सब कुछ पढ़ाऊंगी मैं, अब इसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट कराऊंगी ना, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चैप्टर, उसमें सब कुछ पढ़ाऊंगी मैं। आगे देखिए, जो सेंट्रोसोम है वो कैसा है? ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है ना, यहाँ पे देखिए सेंट्रोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे केवल एमोर्फस इर्रेगुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। एमोर्फस इर्रेगुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो इसे सेंट्रियोल को घेरे होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल एक दूसरे के कैसे होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ऐसे, एक तो ऐसे है सेंट्रियोल और एक ऐसे होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऐसे और डिस्टल सेंट्रियोल ऐसे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, एक दूसरे के राइट एंगल पे है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेंट्रोसोम के अंदर जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं और राइट एंगल बनाते हैं, ओके। आगे देखिए, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है? सेंट्रोसोम के 2 फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रोसोम है वो फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। बेसल बॉडी क्या होता है? पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं मैं, बेसल बॉडी क्या होता है। जब देखिए, जैसे ये युगलिना है, युगलिना में ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला जहां से अराइज होता है इसे ही कहते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। फ्लैजिला और सीलिया जहां से अराइज होते हैं, पैरामीशियम, पैरामीशियम बना दिया मैंने, पैरामीशियम में सीलिया निकले हुए हैं। सीलिया जहां से अराइज हो रहे हैं, वो सीलिया जहां जहां से अराइज हो रहे हैं, ये भी क्या है? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। तो इन बेसल बॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, और क्या फॉर्मेशन करता है सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम फॉर्मेशन ऑफ क्या करता है? स्पिंडल एपरेटस, एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल।
ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल के सेल डिवीजन के दौरान, प्लांट सेल नहीं, क्योंकि सेंट्रोजोम प्लांट सेल में होता ही नहीं है। एनिमल सेल के सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल एपरेटस बनते हैं वो क्या वो उसका फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रोजोम करता है। आगे देखिए, अब बताइए, इसमें मैंने पढ़ाया था 9+2 अरेंजमेंट एंड 9+0 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट था? 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का कहाँ कहाँ प्रेजेंट था? तो सीलिया और फ्लैजुला, इन दोनों में प्रेजेंट था ना, यूकेरियोट में, नॉट प्रोकैरियोट। यूकेरियोट के सीलिया और फ्लैजुला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट था वो 9+2 अरेंजमेंट था, बट प्रोकैरियोट में नहीं है, केवल यूकेरियोट में। अब देखिए, एक अरेंजमेंट देखा था हमने 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का कहाँ कहाँ पढ़ा हमने? कहाँ कहाँ होगा? सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम और बेसल बॉडी में, ठीक है, सेंट्रोजोम और बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। कहाँ? सेंट्रोजोम में। यहाँ पे देखिए, ये जो 9 है वो क्या है? 9 ट्रिपलेट, ऐसे ऐसे, एक कंप्लीट और 2 इनकम्प्लीट, ऐसे ऐसे ट्रिपलेट बने होंगे पेरीफेरी पे, और वो भी 9 ट्रिपलेट। और सेंटर में 0, सेंटर में कुछ नहीं होगा, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। यहाँ देखिए, इस स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप सेंट्रोजोम के माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, एक कंप्लीट 2 इनकम्प्लीट आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल बन गया। यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हैं, वो भी कहाँ? पेरीफेरी पे। सेंटर में देखिए, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, सेंटर में केवल एक प्रोटीन रखी रहती है, प्रोटीन होती है जिसे कि हम कहते हैं हब, जिसे कि इस प्रोटीन को कहते हैं हब। कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, नो माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर, ठीक है। अब देखिए, जो ये ट्रिपलेट हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन दोनों ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में जो कनेक्शंस हैं ये क्या कहलाते हैं? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज या लिंकर। ये भी कितने होंगे? 9 होंगे। ओके, अब देखिए, इस हब को ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जोड़ने का काम कौन करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेंटर से? रेडियल स्पॉक्स, रेडियल स्पॉक्स, ये भी कितने होंगे? 9 होंगे। अब आपको स्ट्रक्चर देखने में ये गाड़ी के पहिए की तरह लग रहा है ना, तो इसलिए सेंट्रोजोम को और क्या कहते हैं? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? कंप्लीट समझ में आ गया ना सेंट्रोजोम? आगे देखिए, अब देखिए, आ जाते हैं हम माइक्रोबॉडीज पे। माइक्रोबॉडीज कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेनस है, एक ही मेम्ब्रेन से सराउंड होगा। ओके, और इसमें जो एनिमल माइक्रोबॉडीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? एनिमल और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। ओके, आगे देखिए, पैरोक्सिजोम, ग्लाइऑक्सिजोम, स्फेरोजोम, 3 टाइप के माइक्रोबॉडीज होते हैं। पैरोक्सिजोम एनिमल और प्लांट्स दोनों में होते हैं, और ग्लाइऑक्सिजोम केवल प्लांट्स में, स्फेरोजोम केवल प्लांट्स में। पैरोक्सिजोम एनिमल्स में है तो उसे क्या कहते हैं? यूरिकोजोम कहते हैं, क्योंकि ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और एंजाइम्स ध्यान रखिएगा, पैरोक्सिजोम में एंजाइम्स कैटालेज, पैरोक्सीडेज, 2 एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। प्लांट्स में जो पैरोक्सिजोम है वो किस में रोल प्ले करता है? फोटो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। जिन जिन प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसमें प्रेजेंट होता है क्या? पैरोक्सिजोम रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, पैरोक्सिजोम भी होता है, ठीक है। ग्लाइऑक्सिजोम केवल प्लांट्स में है। जो प्लांट्स में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है, इस साइकिल में फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया जाता है। यही प्लांट्स में कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लाइऑक्सिजोम ये का फंक्शन परफॉर्म करता है। आगे देखिए, ये ग्लाइऑक्सिजोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? जर्मिनेटिंग सीड्स में और एंडोस्पर्म्स में। स्फेरोजोम केवल प्लांट्स में प्रेजेंट है, और प्लांट्स में प्रेजेंट है, लेकिन ये जो एनिमल में लाइसोजोम काम करता है वही प्लांट्स में स्फेरोजोम परफॉर्म करता है वही फंक्शंस, तो इसलिए स्फेरोजोम को प्लांट लाइसोजोम भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ,
और आगे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड होती रहें और मैं पूरी ही एनसीईआरटी कवर कराऊंगी इसी तरीके से। ओके, ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।